जय हिंद साथियों, हमारे चैनल स्टडी स्टार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आईएएस प्रीलिम सीरीज 26/5/2024 के लिए यह हमारा 14 लेक्चर है। इसमें हम पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम ऐसा इसलिए करेंगे कि कोई सब्जेक्ट वीक ना रह जाए। एग्ज़ाम में बैठने के बाद हमें ऐसा ना लगे कि हमने यह विषय पढ़ा नहीं है या रिवाइज नहीं किया है, पढ़ा है याद नहीं आ रहा है। इन सभी समस्याओं को मैंने दूर करने के लिए आईएएस प्रीलिम सीरीज स्टार्ट कर दिया है। यह देखते हुए कि पिछले कुछ सालों से आईएएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम टफ होता जा रहा है और इसकी कट ऑफ घटती जा रही है। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भारत का भूगोल से क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ी वन। ऑप्शन नंबर डी घास स्थल युक्त शीतोष्ण वन। सही ऑप्शन बताना है। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। चलिए हम व्याख्या देखते हैं। सागौन, इसको टीक कहते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का एक प्रमुख वृक्ष है। भारत में ये वन मानसूनी वन का प्रारूपक है। साल इन वनों का एक अन्य प्रमुख वृक्ष है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भारत के उन सभी भागों में विस्तारित हैं जहां औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों, छोटा नागपुर का पठार और उड़ीसा में पाए जाते हैं। इन वनों में साल, सागौन, शीशम, हर्रा, महुआ, आंवला, कुसुम और चंदन आदि प्रजातियों के वृक्ष पाए जाते हैं। टीक एक बहुउपयोगी तथा मूल्यवान लकड़ी है। यह भारत के अलावा म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस देशों में पाए जाते हैं। भारत का भूगोल से दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी सौराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब सही ऑप्शन बताना है, कौन सा सही है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चलिए हम व्याख्या देखते हैं। भारत में मैंग्रोव वन बंगाल की खाड़ी के तटीय प्रदेशों में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु मन्नार की खाड़ी में तथा दूसरी ओर कच्छ, काठियावाड़ तथा खंभात की खाड़ी के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। साथ ही ये वन अंडमान निकोबार में भी पाए जाते हैं। सदाबहार वन देश के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है तथा तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ये वन पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी घाट के कुछ भागों, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा, हिमालय के गिरिपद, भाबर एवं तराई प्रदेशों में पाए जाते हैं। पर्णपाती वन देश के 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये वन प्रायद्वीपीय के उत्तर पूर्वी भाग में तथा हिमालय के पर्वतपदीय भागों में पाए जाते हैं। चूँकि अंडमान निकोबार द्वीप एक उष्णकटिबंधीय द्वीप प्रक्षेत्र है यहाँ होने वाली मानसूनी वर्षा व्यापक तौर पर पर्णपाती वनों के लिए लाभकारी होती है, जबकि यह सर्वविदित है कि अंडमान के मैंग्रोव वन विश्व के प्रमुख मैंग्रोव वनों में से एक है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? ऑप्शन नंबर ए संविधान की उद्देशिका में। ऑप्शन नंबर बी राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन नंबर सी है मूल कर्तव्यों में। ऑप्शन नंबर डी है 9वीं अनुसूची में।
सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में। चलिए हम व्याख्या देखते हैं। भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के खंड में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। यह प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य, चलिए हम देखते हैं कि अनुच्छेद 51 का ख ग घ का में दिया है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का, खा में दिया है राष्ट्रों के मध्य न्याय संगत एवं सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, गा में दिया है संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और घा में दिया है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, उद्देशिका और मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर बी, उद्देशिका और राज्य के नीति के निदेशक तत्व। ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार और राज्य की नीति के निदेशक तत्व। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से किसी में नहीं। सही ऑप्शन बताना है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उद्देशिका और राज्य की नीति के निदेशक तत्व। चलिए हम व्याख्या देखते हैं कि भारत के संविधान के उद्देशिका एवं राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है। उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। अब क्वेश्चन में था आर्थिक न्याय, तो उद्देशिका में जो बातें लिखी गई हैं उसमें आर्थिक और सामाजिक न्याय आ गया। इसी प्रकार राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 38 में आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है। आधुनिक भारत का इतिहास से क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति। ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता हेतु। ऑप्शन नंबर सी, आज़ाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने हेतु। ऑप्शन नंबर डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार के गठन में सहायक भूमिका निभाने हेतु। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। व्याख्या में देखते हैं कि उषा मेहता ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और स्वतंत्रता के बाद वह गांधीवादी दर्शन के अनुरूप महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयासरत रहीं। वह भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुई। आधुनिक भारत का इतिहास से दूसरा क्वेश्चन है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है। ऑप्शन है ए, यह आंदोलन अहिंसक था। ऑप्शन नंबर बी, उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, यह आंदोलन स्वतः परिवर्तित था। ऑप्शन नंबर डी, इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। इसमें पूछा है कौन सा एक टिप्पणी सत्य नहीं है। चलिए हम व्याख्या देख लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः स्फूर्त था, अतः नेतृत्व कई स्तरों पर बटा हुआ था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने पूर्णतः नहीं किया था। आर्थिक और सामाजिक विकास से क्वेश्चन है कि सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्यक्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी,
अग्रणी बैंक योजना लीड बैंक स्कीम। ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। सही ऑप्शन है बी अग्रणी बैंक योजना लीड बैंक स्कीम। चलिए हम व्याख्या देखते हैं कि सेवा क्षेत्र उपागम लीड बैंक स्कीम कार्य क्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था। सेवा क्षेत्र उपागम ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों के नियोजित एवं क्रमबद्ध विकास के लिए अप्रैल 1989 में आरंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य उत्पादक ऋणों में वृद्धि करना तथा बैंक ऋण एवं उत्पादकता व आय स्तर में वृद्धि के मध्य प्रभावी संबंध स्थापित करना था। लीड बैंक स्कीम पूछा था कि लीड बैंक स्कीम क्या है। तो लीड बैंक स्कीम का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा 1969 में किया गया। इस योजना का उद्देश्य जिलों की अर्थव्यवस्था में सुधार करना था। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले के लिए एक बैंक को लीड बैंक घोषित कर दिया जाता है। जिस बैंक को लीड बैंक घोषित किया जाता है वह जिला स्तर पर ऋणों की योजना बनाने, सरकारी कार्यक्रमों से संबंधित वित्त प्रबंधन करने, विशिष्ट कार्यक्रमों में अन्य बैंकों को सहयोग करने, उन क्षेत्रों में वित्तीय संस्थाओं में समन्वय कायम करने एवं उस क्षेत्र में बैंकिंग प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।